हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड में जो एजुकेशन बुक है मानव विकास की समझ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जो लास्ट वीडियोस में हमने बनाई थी, तो यूनिट नंबर 1 से हमारे लेसन नंबर 1 2 3 हम तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 से भी हम लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की बारी है लेसन नंबर 3 की। परिस्थिति व्यवस्था सिद्धांत क्या है, यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने इसके बारे में क्या बताया है। तो अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देरी ना करते हुए हम यूनिट नंबर 3 पर आ जाते हैं और यूनिट नंबर 2 के हम जो है लेसन नंबर 3 पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़रा हम लोगों ने कौन सा लेसन यहाँ पर निकाल रखा है। ये अभी लेसन नंबर 1 है। तो लेसन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोल्सबर्ग वाला जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। तो कोल्सबर्ग वाला भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा नया लेसन आ जाएगा, यानी कि हाँ, कोल्सबर्ग हम कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा लेसन है हमें वो करना है आज, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं देरी ना करते हुए। तो ये आपका जो है यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर 3 परिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है। तो व्यक्ति के विकास में उनके वातावरण की भूमिका को बताएंगे वो यहाँ पर। और साथ ही साथ यूरी जो ब्रोनफे जो है उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है इस प्रतिपादित परिस्थिति की व्यवस्था सिद्धांत जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं जो यूरी है वो विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पारिस्थितिकी व्यवस्था जो है उस सिद्धांत के बारे में इनका जो है बहुत ज़्यादा नाम है। और ब्रोन फेरनर ने पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानवीय विकास को समझने के लिए अनेक सिद्धांत प्रचलित थे। धीरे धीरे जो है इन्होंने जो है इसके बारे में जो है पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बताया। फिर यहाँ पर जो उनका जीवन परिचय देखते हैं तो इनका जन्म जो है 1917 के अंदर मॉस्को में हुआ था, रूस के अंदर। जब ये 6 वर्ष के थे तब इनका परिवार मॉस्को से संयुक्त राज्य अमेरिका पलायन कर गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे जाकर तो इन्होंने जो है अपनी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा में इन्होंने जो अपनी डिग्री हासिल की। 1942 में इन्होंने अपना शोध पूरा किया, जब विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने शोध कार्य स्टार्ट किया। और इसके बाद 2 वर्ष के लिए अमेरिकी सेना में मनोचिकित्सक के रूप में भी इन्होंने काम किया। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत है ये है क्या। तो यहाँ पर मानव विकास के क्षेत्र में पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया 1979 के अंदर। इस सिद्धांत में ब्रोनफेरो ने बताया कि मानव विकास को पर्यावरणीय कारक कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या है कि जो आस पास में जो पर्यावरण है ये किस तरीके से मनुष्य को प्रभावित करता है, इसका वर्णन इसमें दिया गया है। वातावरण में बहुत सारी संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं एक दूसरे के साथ में अंतर क्रिया करती है। और इन संरचनाओं की आपसी अंतर क्रिया व्यक्ति के विकास को कैसे प्रभावित करती है। इसी वजह से ब्रोनफेयर ने क्या करा, व्यक्ति के विकास को इन संरचनाओं की आपसी अंतरक्रिया का परिणाम माना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत है वो क्या है, पर्यावरणीय कारक जो है मानव को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे 3 घटक बताए हैं कि मानव, वातावरण और मानव और वातावरण के बीच होने वाली अंतरक्रिया। तो मानव विकास को समझने के लिए हमें व्यक्ति और वातावरण के बीच होने वाली जो अंतरक्रिया है उसको समझना होगा। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने मानवीय विकास को समझने के लिए एक मॉडल दिया। उस मॉडल के अंदर उन्होंने 5 चीज़ों को बांटा है। सबसे पहला है माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, यानी कि सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बाह्य प्रणाली और वृहद प्रणाली और काल प्रणाली। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो कौन कौन सी जो है 5 चीज़ें हैं यहाँ पर, सिस्टम कौन से हैं, वो पाँचों आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये एक डायग्राम सा दिया गया है यहाँ पर। इस डायग्राम में अगर हम देखें, सबसे पहले हम बीच में हैं, उसके बाद में परिवार, विद्यालय और आस पड़ोस ने हमारे को जो है घेर रखा है, ये सूक्ष्म प्रणाली है। उसके बाद में मध्य में आता है आपका परिवार, विद्यालय और आस पड़ोस के आपसी संबंध। उसके बाद अगर आप बाहर जाओगे तो उसके बाद में मीडिया है आपका, ये सब चीज़ें इसमें। फिर उसके बाद में जो है आपका, और बाहर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको फिर उसके बाद में सामाजिक संस्कृति और ये सब मिलेंगे। उसके बाद में आप जाओगे तो समय के साथ होने वाले बदलाव, माता पिता का जो तलाक, घर में किसी का जन्म या मृत्यु, ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो ये पूरा का पूरा एक कारण है। तो सूक्ष्म प्रणाली में बताया गया है कि जो सूक्ष्म प्रणाली है इसके अंतर्गत परिवार, आस पड़ोस और ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। अब जैसे माता पिता, अध्यापक, मित्र आदि व्यक्ति इसके अंदर अंतरक्रिया करते हैं, तो ये सूक्ष्म प्रणाली कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बस इतने समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि सूक्ष्म प्रणाली के अंदर कौन आता है। उसमें आता है आपका परिवार, आस पड़ोस और स्कूल। और इस प्रणाली के अंतर्गत जो व्यक्ति शामिल हैं वो है आपके माता पिता, अध्यापक, मित्र और बाकी जो भी अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो लोग। और यही सब मिलकर जो अंतरक्रिया करते हैं, यही सूक्ष्म प्रणाली कहलाती है। उसके बाद में मध्य प्रणाली की बात करें हम मेसो सिस्टम के अंदर, तो मेसो सिस्टम के अंदर बताया गया यहाँ पर घर, स्कूल, पड़ोस, ये सब अलग अलग सूक्ष्म प्रणाली है। और ये सभी प्रणालियाँ आपसी अंतरक्रिया करती हैं, तब ये मध्य प्रणाली के अंतर्गत आती है। जो हमने सबसे पहला वाला हमने पढ़ा, तो वो जो प्रणाली थी हमारी, जो मैंने सूक्ष्म प्रणाली बताई थी, तो उसके अंदर तो परिवार और अड़ोस पड़ोस और ये सब आ गया था। परंतु उसके अंदर भी अगर हम बात करें कि वो अलग अलग सूक्ष्म प्रणाली थी।
छोटी प्रणाली थी, पर उसके बीच में अगर हम बात करें ये सारी की सारी प्रक्रिया, जैसे घर, अड़ोस-पड़ोस, विद्यालय आपस में अगर अंतर प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, मेसो सिस्टम कहलाएगा, यानी कि मध्य प्रणाली कहलाएगा। ठीक है? उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है जैसे परिवार और स्कूल के बीच का संबंध, पड़ोस और परिवार के बीच का संबंध, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाएगी, मध्य प्रणाली कहलाएगी। फिर आएगा आपका भारी प्रणाली क्या है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसमें बताया गया कि देखो सामाजिक वातावरण शामिल होता है इसके अंदर। अब इस वातावरण में बालक के माता-पिता, कार्यस्थल, सामुदायिक सेवा, उद्योग, ये सब चीज़ें इसके अंदर जुड़ी होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भारी प्रणाली। ठीक है? उसके बाद में आपका जब भारी प्रणाली खत्म होगी तो आपका आएगा मैक्रो सिस्टम, यानी कि बृहद प्रणाली। अब इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें समाहित हो जाएगी कि आपकी संस्कृति है, सामाजिक मूल्यांकन है, सब कुछ इसके अंदर, कायदे कानून। ठीक है? सार्वजनिक जगह पर जो है शराब, धूम्रपान का सेवन करना मना है, और फिर भी कोई इस कानून को तोड़ता है तो दंडित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उदाहरण देखते हो कि बालक अपने माता पिता का कार्यस्थल, बालक का स्कूल, ये सभी सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा है, और इसी को बृहद प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे विश्वास, रीति रिवाज, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। फिर उसके बाद में हम इसकी आलोचना की बात करें तो पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत ये समझने में हमारी मदद करता है कि व्यक्ति एक वातावरण का क्या संबंध। अगर वातावरण की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव डालेगा। तो कोई भी सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं होता। आलोचकों ने सिद्धांत की भी खामियां निकाली है, यानी कि हर कोई, देखो वो बोलते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम दादाजी कहते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो आलोचकों का एक पक्ष ये भी है कि वो सिद्धांत की व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को नकारता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको आज सही लग रही है ना, वो चीज़ दूसरे के लिए गलत हो सकती है। तो ये आलोचना तो जो हर जगह पर होती होती है। ठीक है? अब इसके शैक्षिक महत्व की अगर हम बात करें तो बालक को मिलने वाला वातावरण उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बालक के विकास में सामाजिकरण बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि आस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, स्कूल, साथी, दोस्त, सब कुछ है ना। बालक के घर का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। अगर घर के अंदर ही गाली गलौज हो रहा है तो बच्चा आगे जाकर भी जो है ऐसे ही वातावरण में ढलता जाएगा, और फिर जो है अच्छी जो है परवरिश उसकी नहीं हो पाएगी। बालक स्कूल के अलावा जो है अन्य संस्थाओं से भी अपना समझ बनाता है, वो सारी चीज़ों से जुड़ता है धीरे धीरे, है ना। अध्यापक को बालक की जो पृष्ठभूमि है वो भी समझने की ज़रूरत है, और अभिभावकों को स्कूल की गतिविधि में भागीदारी करनी चाहिए, और घर पर भी बालक से अपने स्कूली जीवन पर बातचीत करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। आई होप आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, और इसके अंदर जो हमने सारे सिस्टम जो पढ़ने थे वो हमने सारे सिस्टम यहाँ पर पढ़ लिए। इन शॉर्ट यहाँ पर दिया गया है कि सूक्ष्म प्रणाली में परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, और मध्य प्रणाली में वही सभी आएंगे, परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, और उनका आपस में संबंध आएगा। और बाहरी प्रणाली के अंदर माता पिता का कार्यस्थल, उद्योग, मीडिया, ये सब आएगा। और वृत्त प्रणाली के अंदर सामाजिक संस्कृति और सरकारी नीतियाँ इसके अंदर आएगी। और काल प्रणाली के अंदर समय के साथ होने वाला जो बदलाव है, जैसे माता पिता के तलाक का प्रभाव, घर के किसी जन्म या मौत का प्रभाव, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे यूनिट नंबर 3 और लेसन नंबर 1 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।